From up here, the world seems हेलो बच्चों, अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को, सभी टीचर्स को, सभी स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं, हर इंसान को जो किसी और को कुछ सिखाता है। मैंने भी आप लोग से बहुत कुछ सीखा है नहीं सीखा है, आप लोग बताते हो ना सर 22.4 पे ये गलत है, सर 2+2 ऐसे कैसे हुआ। पिछला ही वीडियो ले लो अपना, किस पे था, सेंटर ऑफ मास वाले में नहीं हो गया था वो 5, इधर 2 kg मास लिखा था 5 kg, सब ने कमेंट किया कि सर ये 2 kg 5 kg कैसे बन गया। सर वहां पे आपने इंटीग्रेशन, वहां एक इंटीग्रेशन के टॉपिक में गलती है, नहीं कंस्टेंट मोशन में गलती है, वो हमेशा लिख के आता है वो कमेंट कि cos 180 माइनस थीटा, सर माइनस cos थीटा होगा, प्लस cos थीटा नहीं होगा, है ना। और एक अपनी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली वीडियो है, शायद उसमें कुछ गलती हो गई है, 0.2 + 0.4 एरर वाली वीडियो में शायद गलती है रिलेटिव एरर निकालने में। तो वो कमेंट्स हमेशा आते रहते हैं, तो आप भी मुझे कुछ सिखा रहे हो। सो यू आर ऑल्सो अ टीचर टू मी एंड आई एम अ टीचर टू यू। सो थैंक यू सो मच। बहुत से बच्चों के मैसेजेस आए व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप का नंबर नहीं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आज का जो बच्चों वीडियो है वो हमारा है एंथैल्पी ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी इन केमिस्ट्री। मतलब अभी एंथैल्पी का मतलब समझा था पिछले वीडियो में, नहीं समझा है तो ऊपर यूट्यूब पे टाइप करेंगे व्हाट इज एंथैल्पी फिजिक्स वाला, या आप थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो नंबर 6 देखेंगे कि एंथैल्पी क्या होती है। आज का वीडियो है एंथैल्पी के अंदर की किस किस तरह की एंथैल्पी होती है, किसी रिएक्शन में हीट क्यों निकलती है, क्यों नहीं, क्यों एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। तो काफी ही बोरिंग लेक्चर होने वाला है ये, क्योंकि ये काफी थियोरेटिकल टॉपिक है, बाद में न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो अगर किसी को उसमें बोरिंग चीजें नहीं पढ़नी कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, तो ऑलरेडी मैंने वीडियो 1.1 की स्पीड पे कर दिया एडिट करते वक्त। फिर भी अगर आपको बुरा लग रहा हो तो आप 1.5, 2 पे देखो, और अगर नहीं मन कर रहा हो तो 18 मिनट तो स्किप कर दो, 18-20 मिनट के बाद अच्छी चीजें उसमें स्टार्ट होती हैं। तो देख लेना, जिनका बेसिक्स पढ़ना है जरूर देखो, है ना। अब ऐसा नहीं कि मैं खराब टीचर की तरह की भगा दूं। अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो 18-20 मिनट के बाद से वीडियो को आगे देखना। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। इसके बाद वाला वीडियो हेस लॉ पे आएगा, और हेस लॉ के लिए ये वीडियो देखना जरूरी हो जाएगा, स्पेशली एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये बातें जानना जरूरी है हेस लॉ पढ़ने के लिए। तो पढ़ाई करते रहें और इस वीडियो को एंजॉय करें। और हाँ, इस वीडियो में एक प्रॉब्लम हो गया है कि शायद 20 मिनट्स या 30 मिनट्स कहीं पे अचानक से मेरा माइक नहीं वर्क कर रहा था, और मैंने चेक नहीं किया, माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो माइक वर्क नहीं कर रहा है। मैंने नया माइक निकाल लिया, मैं ऑलरेडी एक माइक अब स्पेयर पे रखने लगा हूँ। पिछली बार एक माइक का इशू हुआ था जब 3-4 दिन वीडियो डिस्टर्ब हुए थे, जब माइक खराब हो गया था। तो अभी मैं यही करता हूँ कि जब भी एक माइक यूज कर रहा होता हूँ, एक माइक स्पेयर में रखता हूँ। तो ये वाला माइक खराब हो गया था इस वीडियो के लिए जो मैं यूज कर रहा था। सो वहां पे मैंने लिख दिया है यूज ईयरफोन। तो इस वीडियो में जहां से आवाज आपको लगे माइक से नहीं आ रही है, एक जगह से स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां से हेडफोन लगा लेना, मेरी रिक्वेस्ट है। सॉरी आपके इस इनकन्वीनियंस के लिए। तो हेडिंग लगाएं, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन। बच्चों ये थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है, जिसमें अब हीट के टर्म्स को हम केमिस्ट्री में यानी केमिकल इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। तो यार कोई भी रिएक्शन हो रहा हो मेरे पास, मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा हो, ठीक है। अगर इस रिएक्शन का मैं हीट ऑफ रिएक्शन बोलूं, जिसको हम डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी चेंज भी बोलते हैं, एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज ऑफ दिस रिएक्शन सारे नाम है। तो बच्चों डेल्टा एच के लिए फॉर्मूला नोट करें, क्या लगाना है आपको, HP माइनस HR, हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेड। अब डेल्टा एच की वैल्यू हो सकता हो नेगेटिव हो, और डेल्टा एच की वैल्यू हो सकता है पॉजिटिव हो, और रेयर केस होगा जिसमें जीरो हो, है ना। जीरो में फिर रिएक्शन इधर की एनर्जी और उधर की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, हो सकता है वो भी। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब होता है बच्चों, केमिस्ट्री में हीट नेगेटिव होने का मतलब होता है एनर्जी रिलीज हुई है। क्या हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी बाहर निकली है। बच्चों एनर्जी बाहर निकलने वाले रिएक्शन को हम केमिस्ट्री में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा एच यदि नेगेटिव आता है तो हम बोलते हैं एनर्जी रिलीज हो रही है, और रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक। ये टर्म बच्चों नेगेटिव कब होगा, डेल्टा एच, ये नेगेटिव कब हो जाएगा भाई, जब ये वाला टर्म बड़ा हो, मतलब जब हीट ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन हीट ऑफ प्रोडक्ट। पहले नोट कर लो, फिर समझाएंगे अंदर भी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इमेजिन भी करेंगे हम। अभी नोट करते जाओ, मैथमेटिक्स देखो इसके अंदर की। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि ये बड़ा है, ये छोटा है। डेल्टा एच पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव का मतलब होता है एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। केमिस्ट्री में अगर
हीट के टर्म्स में पॉजिटिव लगा हो, है ना, इंथैल्पी हो, एंट्रोपी होगी आगे, पहले इंटरनल एनर्जी थी, है ना, उसके पहले क्यू था, अपना हीट था। हीट जब भी पॉजिटिव लिखी हो मतलब सिस्टम को हीट कहीं से मिली है। भाई सिस्टम को हीट दोगे तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, तो इसलिए हम उस हीट को पॉजिटिव लेते हैं। सिस्टम से हीट निकल जाएगी तो सिस्टम की एनर्जी घटती है, इसलिए उसको हम नेगेटिव लिखते हैं। हम सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, सिस्टम को हीट मिली, सिस्टम खुश हो गया, उसकी एनर्जी बढ़ गई, तो हमने कहा ठीक है जो हीट दी उसको पॉजिटिव ले लो। ठीक, एनर्जी एब्जॉर्ब वाले रिएक्शन को बच्चों हम केमिस्ट्री में बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जिस रिएक्शन का डेल्टा H पॉजिटिव हो या जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक, जिसमें रिलीज हो रही है उसको एक्सोथर्मिक। तो बच्चों डेल्टा H पॉजिटिव कब आएगा? सिंपली व्हेन Hp इज ग्रेटर देन Hr। ठीक है, तो इसको थोड़ा फील भी करना है कि सर ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, है ना। तो एक काम करते हैं, अपन ग्राफ बनाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का और एंडोथर्मिक रिएक्शन का। अपन ग्राफ बनाते हैं दो रिएक्शन का। यहां साइड में लिख लेते हैं डेल्टा H की वैल्यू क्या है, Hp माइनस Hr। ये तो याद ही रखना आज के पूरे लेक्चर के लिए। चलो हम ग्राफ बनाते हैं। पहले हमने ग्राफ बनाया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, एक्सोथर्मिक का। ठीक है, यहां पे ले लेते हैं एनर्जी, यहां ले लेते हैं फेज ऑफ रिएक्शन, फेज ऑफ रिएक्शन यहां ले ली एनर्जी। चलो पहला ग्राफ बना लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बच्चों। तो एक्सोथर्मिक में किसकी एनर्जी ज्यादा है? एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा H। अब यहां समझो, एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा H नेगेटिव, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज डेल्टा H नेगेटिव। नेगेटिव कब आएगा? जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा हो, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो। तो यहां कहीं मैंने बना लिया रिएक्टेंट, यहां कहीं बना लिया प्रोडक्ट। तो रिएक्शन हुआ, कुछ ऐसे होता है रिएक्शन, बीच में एनर्जी बहुत हाई चली जाती है। ये हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में कि ये क्या हुआ, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन, बहुत टॉपिक्स हैं, वो काइनेमेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स में आएगा। अभी ये समझो कि आप रिएक्टेंट से पहुंचे प्रोडक्ट, तो ओवरऑल बच्चों सिस्टम की एनर्जी बढ़ी की घटी? देख के बताओ, बढ़ी की घटी? घट गई। घट गई मतलब शुरुआत में एनर्जी तुम्हारे पास ज्यादा थी, बाद में एनर्जी कम हो गई। तो ये एनर्जी कहां गई? बाहर निकल गई। तभी हम बोलते हैं एनर्जी क्या हुई? रिलीज, और उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। चलो एंडोथर्मिक का ग्राफ बताओ जल्दी से, खुद से बना लोगे एंडोथर्मिक का। यहां एनर्जी, यहां बोलेंगे फेज ऑफ रिएक्शन। चलो भाई एंडोथर्मिक, इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा है? प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है। यानी प्रोडक्ट ऊपर कहीं, रिएक्टेंट नीचे कहीं, जुम 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 जुम। ये अब इस बार बताओ हीट कंटेंट बढ़ा कि घटा? बढ़ा है। रिएक्टेंट की एनर्जी कम थी, प्रोडक्ट की ज्यादा। ओवरऑल सिस्टम का हीट कंटेंट बढ़ा है। कहां से बढ़ा? हनुमान जी देके गए हीट, कौन देके गया? कोई बाहर से देके गया ना हीट इसको, मतलब इसने हीट एब्जॉर्ब की, तो हमने बोला एनर्जी एब्जॉर्ब। क्लियर कंसेप्ट? ड्रॉ कर ले दोनों को। दिस ग्राफ इज फॉर एंडोथर्मिक एंड फर्स्ट ग्राफ इज फॉर एक्सोथर्मिक। शॉर्ट में याद रखने का तरीका, डेल्टा H इज इक्वल्स टू Hp माइनस Hr। एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकली तो नेगेटिव, नेगेटिव कब होगा? जब ये बढ़ा हो। एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई, एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई, मतलब डेल्टा H पॉजिटिव। एब्जॉर्ब तो डेल्टा H पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा जब Hp बढ़ा है। तीन बातें याद रखोगे। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज, हीट रिलीज तो डेल्टा H नेगेटिव, हीट रिलीज तो डेल्टा H नेगेटिव, नेगेटिव कब होगा? जब ये बढ़ा हो। एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव कब होगा? जब Hp बढ़ा हो। क्लियर क्लियर क्लियर, नोट कर लें इसको, फिर मैं आगे बढ़ूं। कई लोग के दिमाग में अभी भी सवाल होगा कि यार ये रिएक्शन में हीट निकलती क्यों है? बड़ा कॉमन सा सवाल है, आप सोचा कि नहीं आपने ये बात कि रिएक्शन में हीट निकल ही क्यों है? ये कहां से आई? आपने बोला Hp माइनस Hr, हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट, क्या है ये? क्या बात है हो रही? देखो जब कोई भी बच्चा केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो रिएक्टेंट के बॉन्ड टूट जाते हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते हैं। रिएक्टेंट के बॉन्ड्स टूटते हैं तभी तो रिएक्टेंट अलग अलग होते हैं, और प्रोडक्ट के नए बॉन्ड्स बनते हैं तब प्रोडक्ट बनता है। तो बच्चों ये जो दो प्रोसेस हुए, दोनों में एनर्जी इन्वॉल्व होती है। बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ती है, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। क्या बोला मैंने? थ्योरी वाली बात है, लिखूंगा नहीं इसमें ज्यादा, कंफ्यूज नहीं करना है। बॉन्ड जब टूटता है ना, उसमें एनर्जी हमें देनी पड़ती है, तोड़ना पड़ता है बॉन्ड पे, एक कट कट कटक कटक हथौड़े से बैठ के, है ना। और जब बॉन्ड जब फॉर्म होता है ना, तो एटम को अलग ही मजा, बॉन्ड फॉर्म हुआ तो बाहर एनर्जी दे देता है। तो अब दो बातें हो सकती है, या तो एनर्जी हमें देनी ज्यादा पड़ी हो, या सिस्टम ने हमको एनर्जी बॉन्ड फॉर्म करते वक्त ज्यादा दे दी हो, या तो हमने बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगा दी, तब हमारी इनपुट एनर्जी ज्यादा है, तब रिएक्शन कैसा है? एंडोथर्मिक। या हो सकता हो बॉन्ड फॉर्म होते वक्त एनर्जी रिलीज ज्यादा हो गई, तब रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक। तो अंदर की कहानी भी समझ में आ गई कि ओवरऑल कहानी बॉन्ड्स के ऊपर है, बॉन्ड के टूटने और बॉन्ड के बनने पे। रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे तो एनर्जी दो, प्रोडक्ट के बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी वापस ले लो। क्लियर?
तो अभी आपको डेल्टा एच का फॉर्मूला याद रखना है क्या, HP माइनस HR, HP माइनस HR। क्लियर हो गया, HP माइनस HR। अब समझो कैसे लिखना है डेल्टा एच। मान लो यहां मैं एक रिएक्शन लिख दूं NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O, या अपन ये ले लें NaOH प्लस HCl, एक्वास, ठीक है। तो हमारा बन रहा है NaCl प्लस H2O, ठीक है, अपने पास ये बना। और साथ में निकली हीट, प्लस 13.7 या 13 लिख लो किलो कैलोरी, ठीक है, मैं इजी रखता हूं। 13 किलो कैलोरी की हीट निकली। इसका मतलब क्या है, प्लस करके हीट लिखा मतलब हीट रिलीज हो रही है। अब इस रिएक्शन का मैं डेल्टा एच लिखूंगा तो मैं लिखूंगा माइनस 13 किलो कैलोरी, मतलब ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक। तो थोड़ी बातों को समझो, जब यहां प्लस करके लिखा हो तो हम डेल्टा एच को कैसा लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। ओवरऑल क्या हुई, एनर्जी रिलीज हुई। फील समझो इसका, एनर्जी रिलीज हुई मतलब क्या, मतलब इनकी एनर्जी ज्यादा थी और इनकी एनर्जी कम थी। जब इधर से इधर आप आए तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज की, यहां से यहां आए तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज की और वही एनर्जी बाहर निकल गई। फील हुई बात, फील हुई। जब 1 मोल NaOH 1 मोल HCl से रिएक्ट किया तब 1 मोल NaCl बना, 1 मोल वाटर बना, तब 13 किलो कैलोरी एनर्जी यहां से यहां कम हो गई। इस सिस्टम की एनर्जी 13 किलो कैलोरी कम हो गई और वही बाहर निकल आया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 13 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ NaOH या पर मोल ऑफ HCl या पर मोल ऑफ NaCl या पर मोल ऑफ H2O। पर मोल में भी हम एक्सप्रेस करते हैं। आगे समझो, और एक और रिएक्शन देखते हैं। एक और रिएक्शन हम देखते हैं, जैसे मान लो हमसे बोला कार्बन सॉलिड प्लस वाटर, सॉरी H2O गैसेस फॉर्म में गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस प्लस हाइड्रोजन गैसियस, और हमसे बोला माइनस 70 किलो कैलोरी या 30 ले लो, माइनस 30 किलो कैलोरी। हमको ये रिएक्शन दिया। अब इन्होंने देखो डेल्टा एच माइनस नहीं, इन्होंने एनर्जी में लिखा है माइनस 30 किलो कैलोरी, मतलब इस तरफ जाने पे एनर्जी माइनस करनी पड़ रही है। इसमें से 30 हटाओगे तो ये आएगा, फील करो, माइनस 30 प्लस मतलब एनर्जी निकल रही है, माइनस 30 मतलब एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है। इधर माइनस 30 किलो कैलोरी है, इधर लाओगे क्या हो जाएगा, प्लस 30 किलो कैलोरी, मतलब इसने एनर्जी एब्सॉर्ब की। इस माइनस को मैं इधर ले आया। फील समझो, जब प्लस इधर लिखा है मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, यहां प्लस लिखा मतलब एनर्जी बाहर निकल रही, तो मैंने डेल्टा एच को नेगेटिव लिखा। यहां माइनस लिखा, मैं इसको इधर लाया, मतलब रिएक्टेंट ये एनर्जी ले रहे हैं, मतलब एंडोथर्मिक। तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू प्लस 30 किलो कैलोरी। क्लियर है, क्लियर है। इस तरफ माइनस लिखा हो तो याद रखना यार, गलती मत करना, बहुत गलती करते हैं बच्चे इसमें। यहां नेगेटिव देखते हैं वो सोचते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नहीं, माइनस 30 मतलब इसमें से 30 हटाओगे तो ये आएगा, या 30 इधर ले आओ, इसको 30 दोगे तो ये बनेगा, मतलब एनर्जी देनी है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां पे प्लस मतलब एनर्जी बाहर निकल गई इतनी। क्लियर, सो दिस इज एंडोथर्मिक, दिस इज एक्सोथर्मिक। इसमें भी आप क्या बोल सकते हो, 30 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ कार्बन या पर मोल ऑफ वाटर वेपर, पर मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, पर मोल ऑफ हाइड्रोजन। पर जरूरी नहीं कि हमेशा पर मोल हो। जैसे मान लो इसके बैलेंसिंग करता है, यहां मान लो 2 आ जाता, एग्जांपल दे रहा, अभी नहीं आएगा, अभी बैलेंस है रिएक्शन। मान लो इत्तेफाक से यहां 2 आ जाता, तो आप बोलते पर मोल ऑफ कार्बन 30 किलो कैलोरी पर 2 मोल ऑफ H2O, तब ये बोलते। अच्छा, इसका फील समझ में आ रहा है, एंडोथर्मिक का फील समझ में आ रहा है, मतलब इसको इतनी हीट दोगे तो यहां पहुंचेगा, मतलब रिएक्टेंट की हीट कंटेंट कम है, प्रोडक्ट का हीट कंटेंट ज्यादा है, मतलब यहां से यहां जाते वक्त सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई है। बोर तो नहीं हो गए, क्लियर हुई इतनी बात अभी एकदम अच्छे से। जब इस तरह से प्लस लिखा हो मतलब एनर्जी रिलीज हो रही, यहां माइनस लिखा हो तुरंत उसको इधर लिख लो, अपने आप दिमाग चल जाएगा। जब भी माइनस लिखा हो उसको इधर ले आओ, तो इधर प्लस हो गया, प्लस होगा फील आ गया कि इसने एनर्जी एब्सॉर्ब की, तब ये बना, और डेल्टा एच कैसा हो गया, एंडोथर्मिक। क्लियर है, अच्छा बहुत बढ़िया। तो हीट ऑफ रिएक्शन आपको समझ में आ गया, HP माइनस HR नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। और हमें पढ़ना है कि हीट ऑफ रिएक्शन, ये डेल्टा एच किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, किस पे ये डिपेंड करता है। तो आइए देखें, पहला फैक्टर फिजिकल स्टेट ऑफ reactant and
फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एग्जाम्पल देखो, H2 प्लस हाफ O2 गैसेस गिव्स H2O गैसेस। इस रिएक्शन का डेल्टा H है, सपोज कर लो, मैं ऐसे एक रैंडम लिख देता हूं -60, ठीक है, यूनिट जो चाहो लिख लो, किलो कैलोरी पर मोल, जूल्स पर मोल। एक एग्जांपल दे रहा हूं, वैल्यूज ओरिजिनल नहीं है ना, कितनी वैल्यूज याद करूंगा मैं, H2 प्लस हाफ O2 गैसेस इज इक्वल्स टू H2O लिक्विड, और इसका डेल्टा H है -70। तो आप ये समझो कि दोनों रिएक्शन का डेल्टा H सेम नहीं आ रहा। क्यों? बिकॉज डेल्टा H डिपेंड्स अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यहां प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट गैसियस, यहां प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट लिक्विड। सो डेल्टा H डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स, ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, पहला फैक्टर है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? सोचो, कैसा कोई आंसर होगा? कौन सा ज्यादा है? ये वाला। दोनों में ही एनर्जी रिलीज हो रही, इसमें ज्यादा रिलीज हो रही, इसमें कम। क्यों? कोई लॉजिक होगी? मान लो क्वेश्चन आ गया जेईई मेंस में, ठीक है, मेंस में सवाल आ गया कि इन दोनों को दे दिया और हमसे बोल दिया किसका डेल्टा एच ज्यादा होगा, सीधा ये पूछ लिया किसका मोर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आप याद करके तो जा नहीं सकते, लॉजिक लगानी पड़ेगी। देखो H2O2 मिलके बने H2O गैसेस फॉर्म में, कुछ एनर्जी रिलीज हुई, मान लो -60 रिलीज हुई। अब H2O गैसेस को आपको कंडेंस करना पड़ेगा कि नहीं? जब इसको आप कंडेंस करोगे तब लिक्विड बनेगा कि नहीं? कंडेंस करने में क्या होता है? हीट रिलीज करते हैं। मतलब यहां से आने में एनर्जी कितनी रिलीज हुई? -10 या 10 कह लो, नहीं फील हुआ। एक गैस है, गैस को ठंडा करोगे ना, गैस से हीट छीनोगे तब लिक्विड बनेगा ना, तो इसमें से आपको 10 हीट और निकाली, इसलिए ये मोर नेगेटिव है। क्लियर है? तो ये सब थोड़ा बहुत कभी कभी देख सकते हो। मान लो एक प्रोडक्ट गैसेस दे दे, एक प्रोडक्ट लिक्विड दे दे, पूछे किसका डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव है, डेफिनेटली लिक्विड। पहले गैस बनेगा, फिर वो कंडेंस करेगा, कंडेंस करने में और हीट बाहर निकलेगी, तो इट विल बी मोर नेगेटिव। खैर, अभी हम फैक्टर्स पे रुकते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा फैक्टर है बच्चों, दूसरा फैक्टर है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो मेरे पास कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, ठीक है, और इसको मैंने बर्न कर दिया, प्लस O2, इसने दिया CO2 गैसेस। फिर मैंने लिया कार्बन इन द फॉर्म ऑफ एमोर्फस, ठीक है। एमोर्फस वो होता है बच्चों जिसका कोई परफेक्ट शेप ना हो, डायमंड क्रिस्टलाइन है, परफेक्ट शेप, ठीक है। पढ़ोगे इसको सॉलिड स्टेट जब मैं पढ़ाऊंगा तो, कि ये क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एमोर्फस में कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट। इट आल्सो गिव्स CO2 गैसेस। दोनों रिएक्शन का हमने जब डेल्टा H देखा, इट इज नॉट सेम। डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2 आर नॉट इक्वल। व्हाई नॉट इक्वल? बिकॉज एलोट्रोपिक फॉर्म के भी हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो कभी आपको दिखता है कि कार्बन कहीं आपको डायमंड में दिखता है, कहीं एमोर्फस फॉर्म में दिखता है, या कोई सब्सटेंस आपको और दिखता है जिसके अलग अलग एलोट्रोप दे रखे हैं। यहाँ कार्बन ग्राफाइट फॉर्म में लिख दे नीचे, फिर पूछे क्या ग्राफाइट और डायमंड का ये रिएक्शन का एनर्जी सेम होगा, तो आप बोलो बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये डिपेंड करता है एलोट्रोपिक फॉर्म पे। क्लियर? अच्छा, तीसरा फैक्टर बच्चों जिस पे ये डिपेंड करता है, दैट इज द सॉल्यूशन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब गैसियस रिएक्शन है तो चलो मान लिया सॉल्यूशन में नहीं हुआ, है ना, पर कई बार कई रिएक्शन कहां होते हैं? सॉल्यूशन के अंदर होते हैं कि नहीं, किसी सॉल्वेंट के अंदर होते हैं, है ना, तो सॉल्वेंट का फैक्टर भी आ जाएगा। कई बार हम रिएक्शन पानी के अंदर कराते हैं, तो सॉल्वेंट का फैक्टर भी डेल्टा एच को इफेक्ट करेगा। मान लो कोई दो गैस का रिएक्शन हमने ड्राई में किया, फिर उन्हीं दोनों गैस का रिएक्शन हमने मॉइस्ट कंडीशन में किया, तो सॉल्वेंट चेंज होने से भी डेल्टा एच चेंज होगा। चौथा फैक्टर बच्चों, टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, मतलब फिजिकल कंडीशन बाहर की, अगल बगल की। टेम्परेचर प्रेशर भी चेंज करोगे तो डेल्टा एच इफेक्ट होगा, हीट ऑफ रिएक्शन। किसी और टेम्परेचर पे उस रिएक्शन से कुछ और हीट निकल रही थी, किसी और टेम्परेचर पे कुछ और हीट निकलेगी, किसी और प्रेशर पे कुछ और हीट निकलेगी, ठीक है। तो अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर पे हीट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, इसमें एक पॉइंट आएगा, क्या आएगा देखो ध्यान से। हमने एक चीज बनाई, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। क्या बनाई? स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। अब क्या हुआ, डिफरेंट टेम्परेचर पे, डिफरेंट प्रेशर पे किसी रिएक्शन की हीट चेंज हो रही थी। तो हमने कहा यार मान लो हम और हमारा कोई साथी बैठा है, हम उससे बोल रहे हैं कि कार्बन जब जलता है तो इतनी हीट निकलती है, वो बोल रहा है कार्बन जब जलता है तो इतनी हीट निकलती है, तो हमें पता ही नहीं चला कार्बन कितनी हीट दे सकता है। मान लो हमें कोयले को यूज करना है घर में एनर्जी के लिए, तो हम बोल रहे हैं भाई 1 मोल कार्बन ले लो, उससे इतनी हीट निकलेगी, वो बोल रहा है 1 मोल से इतनी हीट निकलेगी, तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। हमने कहा अगर हम टेम्परेचर को फिक्स कर लें 298 केल्विन पे, अगर हम प्रेशर को फिक्स कर लें 1 एटमॉस्फेयर पे, और यदि कोई यहां पे एक्वस सॉल्यूशन हो, कोई रिएक्टेंट हमारा एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में हो, तो उसकी कंसंट्रेशन को हम फिक्स कर लें 1 मोलर पे। 1 मोलर मतलब 1 मोल पर लीटर।
हमारे पास जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एक्वा सोल्यूशन में हो, अगर कोई सोल्यूशन के फॉर्म में, तो उसकी कंसंट्रेशन को 1 m रखो। बाहर का टेम्परेचर 298, प्रेशर 180 m। इन कंडीशंस में जो डेल्टा H आएगा, उसी डेल्टा H की वैल्यू को हम किसी कॉपी किताब में कहीं लिख लेंगे। इसको हम बोलते हैं डेल्टा नॉट H एक्चुअली में। इसको किसी हम कॉपी किताब में लिख लेंगे, हम बोलेंगे यही स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन है। अब हम जो कार्बन का हीट ऑफ रिएक्शन बताएंगे, आप भी वही बताओगे। अब हमारे पास एक किताब है, हम बोले हाँ कार्बन का हीट ऑफ रिएक्शन ये है, सल्फर का हीट ऑफ रिएक्शन ये है, या कुछ भी, या इस रिएक्शन का ये, जिस पहला रिएक्शन लिखा था NaOH प्लस HCl का हीट ऑफ रिएक्शन ये है। फिर हमें टेम्परेचर प्रेशर बताने की जरूरत नहीं, वरना अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर पे हीट ऑफ रिएक्शन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे हो ना, एक स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, एक स्टैंडर्डाइजेशन हो गया पूरे वर्ल्ड के लिए। एक रिएक्शन की हीट सेम हो गई। हम इंडिया में बैठ के बोल रहे हैं इस रिएक्शन की हीट इतनी है, कोई बंदा यूएस में बैठ के बोल रहा है इस रिएक्शन की हीट इतनी है, क्योंकि हम दोनों को पता है कि हम हीट ऑफ रिएक्शन कहां पे मेजर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4। तो नोट करें इतनी बात, दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। क्लियर है? फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करती है, एलोट्रोपिक फॉर्म पे डिपेंड करती है, सॉल्यूशन पे डिपेंड करती है यानी सॉल्वेंट पे, और टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो हमने कहा हम एक परफेक्ट कंडीशन ले लेते हैं भाई साहब कि एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं, है ना। मान लो कोई हमारा एक्वस फॉर्म में कोई रिएक्टेंट, तो उसकी हम कंसंट्रेशन 1 मोल पे फिक्स करते हैं। कोई गैसेस फॉर्म में तो उसका प्रेशर 180 हम फिक्स करते हैं, जो भी गैस लेंगे, और टेम्परेचर सराउंडिंग का 298 यानी 25 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर के पॉइंट पे थोड़ा सा अभी भी मतभेद है ना। क्यों मतभेद है? अरे यार वो रिएक्शन ही ना होगा, वो रिएक्शन होगा ही नहीं, वो रिएक्शन बोला हम इस टेम्परेचर पे होंगे ही नहीं, हम किसी और टेम्परेचर पे होते हैं। तो ये थोड़ा सा एक मतभेद होता है। कोई रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है तो उसके लिए हम ये चीज नहीं लगा सकते, फिर उस रिएक्शन का स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन कुछ और सेट हो जाता है। हम बोलते हैं भैया इसका हीट ऑफ रिएक्शन इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेट कर लेते हैं। बट प्रेशर ऑलवेज 180, ऑलवेज प्रेशर इज ऑलवेज। टेम्परेचर में हम रियायत दे देते हैं, चलो जिस टेम्परेचर पे तुम हो रहे हो उस टेम्परेचर पे हो जाओ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी टेक इट एज 298 केल्विन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हीट ऑफ रिएक्शन में अब तक आपने पढ़ा कि हीट ऑफ रिएक्शन होता है Hp माइनस HR। हीट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव। तरह से क्या किया हमने कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी हमने कई सब्सटेंसेस की जीरो मान ली। स्टैंडर्ड एंथैल्पी हमने कई सब्सटेंस की जीरो मानी। किसकी जीरो मानी? वो सब्सटेंस जो अपने फ्री और नेचुरली अकरिंग स्टेट में है, जिसको बनाने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी है, जो अपने नेचुरली अकरिंग स्टेट में है, उनकी हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोले तो जो 1 atm प्रेशर पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एंथैल्पी थी, जीरो मान लिया, होती नहीं है, मान लिया। अब हम बाकी चीजों की एंथैल्पी इनके रिस्पेक्ट में मेजर कर लेंगे। जैसे एक लेवल को हमने जीरो मान लिया, अब बाकियों को इनसे हम कंपेयर कर लेंगे। तो किसको इसको जीरो माना हमने? डेल्टा H नॉट ऑफ Cl2 हमने जीरो माना क्योंकि क्लोरीन ऐसे अपीयर होता है। डेल्टा H नॉट ऑफ O2 जीरो माना क्योंकि ऑक्सीजन की ये फ्री नेचुरली अकरिंग स्टेट है। डेल्टा H नॉट ऑफ H2 जीरो माना क्योंकि हाइड्रोजन की ये नेचुरली अकरिंग स्टेट है। समझ में आ रहा है? डेल्टा H नॉट ऑफ N2 तो जीरो माना क्योंकि नाइट्रोजन की ये नेचुरली अकरिंग स्टेट है। डेल्टा H नॉट, अब ध्यान देना, ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट is equals to 0, but at the same time delta H naught of carbon in the form of diamond is not equal to 0। मैंने बताया था कि डेल्टा H एलोट्रोपिक फॉर्म पे डिपेंड करता है। तो देखो कार्बन जब ग्राफाइट फॉर्म में है तब जीरो मान रहा, पर डायमंड फॉर्म में जीरो नहीं। क्यों? क्योंकि यार डायमंड को बनने में टाइम लगता है। ग्राफाइट इसका नेचुरली अकरिंग है और डायमंड इसका मेड है, इससे बनता है आगे। ठीक है, तो हम सारे एलोट्रोप को जीरो नहीं मानते, किसी एक पर्टिकुलर एलोट्रोप को जीरो मानते हैं। अगर किसी सब्सटेंस का डेल्टा H नॉट जीरो मान रहे हैं तो उसके एक पर्टिकुलर एलोट्रोप को, जैसे फॉर एग्जांपल डेल्टा H नॉट ऑफ सल्फर S8। अब सल्फर का S8 लिया, अब S8 में कौन सा सल्फर? ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक। अब सल्फर के भी कई एलोट्रोप होते हैं, पर हमने सिर्फ S8 का ऑर्थोरोम्बिक वाले को जीरो माना। जैसे डेल्टा H नॉट ऑफ फास्फोरस P4। अब P4 रेड भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, तो हमने व्हाइट फास्फोरस का डेल्टा H नॉट जीरो माना। तो ध्यान देना कि जहां-जहां एलोट्रोप हो सकते हैं वहां सारे एलोट्रोपिक फॉर्म को जीरो नहीं मानते, किसी एक पर्टिकुलर को मानते हैं। तो नोट कर लो, ज्यादा आसान रहेगा।
ये और ये पॉइंट याद रखना, बाकी तो बहुत क्लियर है कि जो जो नेचुरली अकरिंग अपनी फ्री स्टेट में एलिमेंट दिखते हैं, किसमें दिखते हैं, नेचुरली अकरिंग अपनी फ्री स्टेट में दिखते हैं, उनका डेल्टा एच नॉट जीरो। एक कन्वेंशन बनाया हमने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको अच्छे से नोट कर लो। इनकी एंथैल्पी हमेशा जीरो नहीं होती, एक एटीएम प्रेशर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे इनकी एंथैल्पी जीरो। प्लीज नोट डाउन दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे डेल्टा एच नॉट ऑफ Br2 कितना होगा, जीरो, क्योंकि ब्रोमीन इस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जो भी अपनी नेचुरल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है उसके डेल्टा एच नॉट को हमने कह दिया जीरो, कि भैया इसको मिटाने में हमारी कोई हीट नहीं लगी, जो कि गलत बात है। असल में तो वो भी कहीं से बना होगा, रिएक्शन हुआ होगा, बट उसको हम जीरो मान रहे हैं, सेट कर रहे हैं। क्या फायदा होगा सेट करने से, अभी दिखाते हैं। मिटा दें, चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हेडिंग लगा लें बच्चों, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान से समझना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये क्या है, लिखिए, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड और released when 1 mole of a compound is formed by its constituent elements, in their free natural state. What is enthalpy of formation? Is the amount of heat absorbed or released when 1 mole of a compound, एक मोल कंपाउंड का, formed by its constituent elements in their free or natural state. एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने कहा हमें वाटर चाहिए H2O, हमें वाटर बनाना है H2O गैसेस फॉर्म में। चलो कैसे बनेगा, हमने लिया H2, हाइड्रोजन से बनेगा। हाइड्रोजन का फ्री स्टेट क्या होता है, H2, H तो नहीं होता नेचुरल स्टेट। ऑक्सीजन का फ्री या नेचुरल स्टेट O2, और इससे बना H2O। बैलेंस करना है, बैलेंस करना है, यहां H2 2, यहां ऑक्सीजन 2, यहां क्या लगा लें 2, नहीं, हम यहां पे हाफ लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें वाटर कितना बनाना है, 1 मोल, वाटर या वाटर वेपर कितना बनाना है, 1 मोल। व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म, अब इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा, इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा H होगा, दैट विल बी दी डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2O। क्लियर, पक्का क्लियर हुआ, एकदम नहीं हुआ। इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा H होगा, यहां कितने मोल वाटर बन रहे हैं, 1 मोल। इस रिएक्शन का डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन जो भी होगा वही क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। क्लियर हो रहा है। और जानते हो जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O है, वही एंथैल्पी ऑफ H2O भी है, वही एंथैल्पी ऑफ H2O भी है। जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वही एंथैल्पी ऑफ H2O भी है। कैसे, मान लो ये सारी चीजें स्टैंडर्ड स्टेट में हो रही हो, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट में हो रही हो, स्टैंडर्ड स्टेट में हो रही हो, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे और 1 एटीएम पे, ठीक है। इस रिएक्शन का डेल्टा H क्या होगा बच्चों, बोलना, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इस रिएक्शन का डेल्टा H है क्या, असल में क्या है, डेल्टा H फॉर्मेशन, और क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में तो मैंने इस पे भी नॉट लगा दिया। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट यानी एंथैल्पी ऑफ H2O माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यार इसकी एंथैल्पी स्टैंडर्ड स्टेट में 0, यस और नो, इसकी एंथैल्पी स्टैंडर्ड स्टेट में 0, H2 और O2 कितनी होती है, 0 0। सो जरा ध्यान से देखो, एंथैल्पी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। आए हाय कंफ्यूज हो गए, नहीं आया। मैंने बोला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड। तो मैंने इसलिए बैलेंसिंग में हाफ इधर लगाया ताकि 1 मोल बने। फिर मैंने कहा इस रिएक्शन का जो डेल्टा HF है वही इस रिएक्शन की हीट है। चलो ठीक है, मैंने बोला व्हाट इज द हीट ऑफ, जैसे मैं बोलता कि इस रिएक्शन में बोलता कि डेल्टा H की वैल्यू मान लो x है, ठीक है, प्लस x माइनस x जो भी है, तो हम बोलते भैया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर x है, ठीक है। हमने कहा चलो इसी को स्टैंडर्ड स्टेट में ले चलते हैं, डेल्टा H इज इक्वल्स टू हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट।
अब स्टैंडर्ड स्टेट में ये डेल्टा एच है क्या इस रिएक्शन का? हीट ऑफ फॉर्मेशन नॉट क्यों लगा दिया? क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में हीट ऑफ प्रोडक्ट, हीट ऑफ H2O माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, ये तो जीरो है ना स्टैंडर्ड स्टेट में, ये भी जीरो। सो एंथैल्पी ऑफ एनी सब्सटेंस जब भी हम बोले तो आप उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अज्यूम कर सकते हो। एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड। नहीं आया? नहीं आया? जैसे हम आपसे बोले थे डेल्टा H इज इक्वल्स टू HP माइनस HR, तो कौन सी एंथैल्पी रखनी है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। किसी भी कंपाउंड की एंथैल्पी क्या होती है? जो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो। क्लियर? पक्का? एक और एग्जांपल लेते हैं, धीमे धीमे आएगा समझ में। चलो हमने क्या बनाया है? वाटर बनाया है। एक काम करते हैं अपन, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। लेट अस फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने कार्बन लिया सॉलिड स्टेट में और डेफिनेटली ग्राफाइट लूंगा, प्लस ऑक्सीजन लिया और मेरे पास बना CO2। बैलेंस्ड है। इस तरफ कितने मोल है? 1 मोल है। इस रिएक्शन का डेल्टा H मान लो हमारे पास की वैल्यू, हम वैल्यूज लेके आए हैं, ठीक है, क्योंकि क्या इस चैप्टर में आपके पास बहुत वैल्यूज होंगी, तो अप्रॉक्स वैल्यू लिखते हैं। इस रिएक्शन का डेल्टा H मान लो है, दिया है -400 के आसपास है, -400 किलो जूल, ठीक है। अच्छा, हम पूछे व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कब दिया है? 25 डिग्री सेल्सियस पे और 180 पे। इस रिएक्शन की हीट चेंज। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया? यही हो गया। 1 मोल बनाने में कितनी हीट बाहर निकली? -400 किलो जूल। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है भैया तो हीट रिलीज होती है। कितनी हीट रिलीज होती है? -400 किलो जूल हीट रिलीज होती है। अब हम आपसे कहें व्हाट इज द डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन, तो आप बोलोगे HP माइनस HR। डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन है कितना? ये डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन नॉट लगा ले सकते? क्यों? क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस 180 बात की किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। यही तो इस रिएक्शन की हीट कितनी है? फॉर्मेशन का हीट ऑफ प्रोडक्ट यानी हीट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। अब बताओ इसकी हीट कितनी थी? 0। इसकी एंथैल्पी कितनी थी? 0। सो वही चीज मैं बता रहा हूं, एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या ये कांसेप्ट क्लियर हो रहा है? एकदम बहुत बढ़िया, पक्का ना? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल ले लें हम कि क्लियर हो गया इतने से भी। एक और ले लेते हैं, एक और, ठीक है। लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ HCl। मेरे पास यहां HCl फॉर्म हुआ, मैंने लिया H2 प्लस Cl2 और मेरे पास बना HCl, गैसियस गैसियस गैसियस। थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर लें, थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें। यहां लिखा है 2HCl। हमसे बोला इस रिएक्शन का जो डेल्टा HR है दैट इज इक्वल्स टू -44 किलो कैलोरी। डेल्टा HR इज इक्वल्स टू -44 किलो कैलोरी। अब हमें डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ HCl बता सकते हो क्या होगा? -44? नहीं। अब कितने मोल के लिए है? 2 मोल के लिए। एंथैल्पी कैसी प्रॉपर्टी थी? एक्सटेंसिव, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। यहां पे कितना HCl बना? 2 मोल। हमें कितने HCl के लिए चाहिए हीट? 1 मोल। 2 मोल में इतनी हीट निकल रही तो 1 मोल में -22 किलो कैलोरी। क्लियर है? 1 मोल HCl बनाने में कितनी हीट रिलीज होगी? -22 किलो कैलोरी। और यहां पे किसके लिए रिएक्शन लिखा था? 2 मोल्स के लिए। क्लियर है? एकदम पक्का क्लियर है? जैसे मैं इस रिएक्शन का डेल्टा H लिखूं, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, तो हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट लिख सकते हैं। डेल्टा HR, अब इस रिएक्शन का लिख रहे हैं तो इसमें होगा -44। हीट ऑफ प्रोडक्ट यानी हीट ऑफ HCl, इस रिएक्शन डेल्टा HR -44 है। हीट ऑफ प्रोडक्ट, हीट ऑफ HCl into 2। एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब यहां पे 2 लिखा है, 2 मोल्स HCl, तो ये किससे हीट ऑफ प्रोडक्ट कितने प्रोडक्ट की है? 2 मोल्स ऑफ HCl माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, इसकी हीट बोलो 0, इसकी हीट 0, स्टैंडर्ड स्टेट में चल रहा है 0। सो 2 मोल्स ऑफ HCl की हीट इतनी है एंड दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग। तो 1 मोल HCl की कितनी होगी? -22 किलो कैलोरी। क्या यही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? यानी एंथैल्पी ऑफ HCl इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। मतलब जब भी हम किसी कंपाउंड की आगे से एंथैल्पी की बात करेंगे तो आप उसकी कौन सी एंथैल्पी रखोगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। 100% क्लियर हुई बात? पक्का क्लियर हुई? और ये चीज भी समझ में आई? क्या ये कहानी समझ में आई? यहां 2HCl था, मैंने कहा हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। हीट ऑफ रिएक्शन कितना है? -44।
हीट ऑफ प्रोडक्ट में 2 मोल है तो मैंने कहा 2 टाइम्स ऑफ HCl माइनस रिएक्टेंट की 0 2 मोल्स ऑफ HCl को बनाने में इतनी हीट तो 1 मोल HCl की इतनी, और यही क्या थी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, दैट इज एंथैल्पी ऑफ अ कंपाउंड इज एंथैल्पी ऑफ इट्स फॉर्मेशन। क्लियर? चलिए इससे ज्यादा इसमें बातें नहीं करनी हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में। एक और यहां पे आपको एक चीज बता दें, देखो जिसके बनने में जितनी ज्यादा हीट रिलीज होगी, जिसके बनने में जितनी ज्यादा हीट रिलीज होगी, जितनी ज्यादा हीट रिलीज होगी, कहने का मतलब जिसका डेल्टा HF जितना नेगेटिव होगा, हीट रिलीज होगी तो ये कैसा होगा, जितना नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव होगा, ठीक है, कंपाउंड उतना स्टेबल होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेंगे इसको। छोटी छोटी बात मैं हमेशा बताता हूं वीडियोस में, वरना तुम चाहो तो 10 मिनट की वीडियो एंथैल्पी के देख सकते हो ऑफ कोर्स। तो मैंने बोला कि जिस कंपाउंड के बनने में जितनी ज्यादा हीट रिलीज होगी वो कंपाउंड उतना स्टेबल होगा। भाई स्टेबिलिटी कब आती है, जब हम हीट को रिलीज करते हैं। जितनी कम एनर्जी उतना स्टेबल कंपाउंड, जितनी कम एनर्जी उतना स्टेबल कंपाउंड, है कि नहीं? तो जिसके लिए डेल्टा HF की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी वो कंपाउंड सबसे मोस्ट स्टेबल होगा। इसको हम एक्सोथर्मिक कंपाउंड बोलते हैं, इस कंपाउंड को एक्सोथर्मिक कंपाउंड, जो हीट रिलीज करके बनते हैं। कुछ ऐसे भी बदकिस्मत कंपाउंड हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, जो हीट लेते हैं और तब बनते हैं, तो वो इतने स्टेबल नहीं होते एज कंपेयर टू एक्सोथर्मिक कंपाउंड। ये हम पढ़ेंगे कब, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहानियां बहुत है, एक एक डिटेल बता रहा हूं, मैं हमेशा बोलता हूं मेरे लेक्चर कंपेयर, और यहां तो मैं आपको एकदम खुला बोल रहा हूं, मेरे ये लेक्चर कोचिंग से काफी आगे निकल गया, तो हम लोग बहुत डेप्थ में चले गए। इतना तो मेरे पास नोट्स हैं हर जगह के, इतना नहीं पढ़ा है अभी, हम आगे निकल गए। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन में अगर हीट चेंज पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वो हीट एब्सॉर्ब करके बन रहा है, तो वो इतना स्टेबल कंपाउंड नहीं है। जो हीट रिलीज करके बनता है वो ज्यादा स्टेबल है, और जिसका डेल्टा HF जितना नेगेटिव वो उतना स्टेबल कंपाउंड। जिसमें रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक कंपाउंड, जिसमें एब्सॉर्ब होती है उसको एंडोथर्मिक कंपाउंड, वगैरह वगैरह नाम होते हैं। ये सब चीजें सेकंड लॉ में और अच्छे समझ में आएंगी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस बारे में है, स्टेबिलिटी के बारे में। किसके बारे में, स्टेबिलिटी, है ना? तो दबाव में ये बात हम कैसे करेंगे। क्लियर हुआ यहां तक? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बहुत बढ़िया, ठीक है। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ही एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड, मतलब कहने का हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें A प्लस B, मान लो रहा है 2C प्लस D, यहां ले लो 3B, ऐसे देख लिया हमने। कहा इस रिएक्शन का डेल्टा H क्या है, तो आप बोलोगे हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन कौन है, C और D, तो हम क्या करेंगे, हम C और D की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लेंगे। सो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा HF ऑफ C प्लस D एक ही है, डेल्टा HF ऑफ D, ये हो गई प्रोडक्ट की एंथैल्पी सिर्फ फॉर्मेशन वाली, माइनस एक ही है, डेल्टा HF ऑफ A प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा HF ऑफ B। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है एंथैल्पी, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, जितने ज्यादा मोल एंथैल्पी उतनी ज्यादा। क्लियर है? डेल्टा HF तो कितने मोल के लिए डिफाइन होता है, 1 मोल के लिए। ये तो बताता कि 1 मोल C के लिए कितनी एंथैल्पी है, हमें कितने मोल चाहिए इस रिएक्शन में, 2 के लिए, तो हमने 2 लगाया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पक्का बताओ। ऐसा समझ लो जो रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहते हैं उनको हम इसी इक्वेशन में हमेशा यूज करते हैं। रीजन बता रहे हैं, एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जितने ज्यादा मोल, या 1 मोल भी होता तो ठीक है, हम लिख लेते भैया डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ B को माइनस कर दो। एंथैल्पी ऑफ किसी भी चीज कंपाउंड इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए हम न्यूमेरिकल करते हैं, तो उससे आपको शायद और आइडिया लग जाएगा। आई होप न्यूमेरिकल से आपको इस चीज की और फील आएगी। अपने आप सॉल्व करेंगे, मैं वैल्यूज लेके आया हूं क्योंकि इसकी वैल्यूज याद करना मेरे बस की बात नहीं है, ना ही मेरे ट्रक की बात है। भाई सवाल लिखेंगे आप। सवाल दिया है हमको, कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। डेल्टा H निकालना है आपको। एक रिएक्शन का रिएक्शन दिया है, CH4 गैसियस प्लस 2O2 गैसियस गिव्स CO2 गैसियस प्लस 2H2O लिक्विड।
ठीक है। हमसे बोला है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CH4 CO2 H2O की दी है हमें, CH4 की दी है माइनस, थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, वैल्यूज राउंड ऑफ कर लेता हूँ, -80 किलो जूल पर मोल। ठीक है, एक मोल के लिए होती है ना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कि एक मोल कितने हीट से बना होगा, तो किलो जूल पर मोल एक मोल। CO2 की दी है हमको -400 किलो जूल पर मोल और H2O की दी है हमको -300 किलो जूल पर मोल। मैंने राउंड ऑफ किया सबको, ठीक है, इजी बनाने के लिए सवाल को। चलो इसको कर सकते हो अब आप। डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल्स टू हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 1, तो उसकी हीट ऑफ रिएक्शन को -400 एज इट इज लिख लिया, प्लस वाटर कितना है 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई वाटर की हीट कितनी है -300, तो इसको लिख लिया। क्लियर, माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, मीथेन कितना है 1, तो मैंने -80 लिख लिया, प्लस O2। अब O2 की याद है एंथैल्पी कितनी होती है 0, इसको मैंने 0 लिख लिया। 2 टाइम्स ऑफ 0 करो या 0 करो, और ये जो भी आंसर आएगा किस में आएगा बच्चों, किलो जूल्स में आ जाएगा। क्लियर है, हो जाएगा ये -400 एंड दिस इज व्हाट -400 into 3 -600 and this will be +80, so 1000 -1000 + 80, this will be -920 किलो जूल्स। क्लियर, पक्का क्लियर, 100%, बहुत बढ़िया। बेटा दें, अब आपको चीजें समझ में आ रही है कि हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालना है, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपको हम अगले तरह की एंथैल्पी समझाते हैं, दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, क्लास वाली फील आ रही है एकदम। चलो एक क्वेश्चन और देख लो। द हीट ऑफ फॉर्मेशन, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH4NO3 in solid state is equals to -400 kilojoules per mole होगा डेफिनेटली, and those of N2 gaseous and H2O liquid are, तो N2 gaseous की इन्होंने N2O है, N2O gaseous and H2O liquid, N2O की दी है इन्होंने +80 किलो जूल और वाटर की दी है -300 किलो जूल। अप्रॉक्स वैल्यू लिख रहा हूं मैं, रियल वैल्यूज ये नहीं है। 25 डिग्री सेल्सियस पे और 1 atm प्रेशर पे। अब हमको एक रिएक्शन दिया है, NH4NO3 सॉलिड इज रिएक्शन हुआ N2O गैसेस प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O लिक्विड। हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट delta H and delta U for the reaction. Calculate delta H and delta U for the reaction. करेंगे खुद से ट्राई, आप करेंगे? चलिए ट्राई कर लीजिए पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को। झिंग 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 झिंग, अरे झिंग 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 झिंग, अरे झिंग 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 झिंग, अरे झिंग झिंग झिंग। चलें हम सॉल्व करें इसको। आइए देखिए, डेल्टा H is equals to heat of product minus heat of reactant। heat of product N2O एक बार है तो इसकी हीट को एक ही बार लेंगे, N2O कितनी है +80, तो +80 लिख लिया। H2O 2 बार है तो +2 टाइम्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O कितना है -300, माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट NH4NO3 का कितना है -400 और एक ही मोल है -400। सबकी कौन सी हीट रखनी है, एंथैल्पी ऑफ अ कंपाउंड इज एंथैल्पी ऑफ इट्स फॉर्मेशन। क्लियर है, तो यहां से कितना आ गया 80 - 600 + 400। ठीक है, so this will be what 480 - 600, this will be -120 किलो जूल्स। यस और नो, -120 किलो जूल्स। यस और नो बच्चों, यस -520 + 4। डेल्टा एच सबको आ गया क्लियर। फिर क्या पूछा है, डेल्टा यू पूछा है। अब डेल्टा एच से डेल्टा यू जाने का तरीका मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, याद होगा शायद आपको।
क्या तरीका था याद करो, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT कब लगा सकते हैं, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ध्यान से देखो, प्रेशर फिक्स्ड है, टेम्परेचर फिक्स्ड है, मतलब ये इक्वेशन वैलिड है। लगा दें। डेल्टा Ng क्या होता है, याद है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और कौन से, गैसियस। डेल्टा Ng याद है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, कौन से लेने हैं, गैसियस। पिछला वीडियो देख लो चाहो तो YouTube पे, है ना, रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। सो डेल्टा U हमें नहीं पता, डेल्टा H हमें पता है, -120 किसमें है, किलो जूल, प्लस डेल्टा Ng और निकाल लें। प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं, कौन से लेने हैं, गैसियस, ये तो लिक्विड हो गया, एक। रिएक्टेंट में कितने हैं, एक भी नहीं, तो डेल्टा Ng की वैल्यू 1 प्लस 1 इंटू R की वैल्यू, अब R की वैल्यू कौन सी लोगे, जूल्स वाली, तो बच्चों R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। सो 8.314 मल्टीप्लाइड बाय T, टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना हो जाएगा 25 प्लस 273 दैट इज 298, तो अप्रोक्सीमेटली 300 रख लें, अप्रोक्स वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 298 रख के आप कैलकुलेट कर लो। अब देखो ये जूल में है, 8.314 किसमें था, जूल में, और ये चीज किसमें है, किलो जूल में, तो इसको डिवाइड बाय 1000, नाउ यू कैन कैलकुलेट डेल्टा U। आ जाएगा वहां से डेल्टा U। क्लियर है क्या किया हमने, डेल्टा H निकाला HP माइनस HR से, और जब उन्होंने हमसे डेल्टा U पूछा तो हमने क्या किया रे बच्चों, हमने क्या किया, डेल्टा H इक्वल डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। डेल्टा Ng में नंबर ऑफ मोल्स NP माइनस NR, कौन से, गैसियस। गैसियस प्रोडक्ट में कितना है, सिर्फ एक, रिएक्टेंट में गैसियस 0 रखा। R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल, तो मैंने R की वैल्यू रख दी। टेम्परेचर केल्विन में, और थाउजेंड्स डिवाइड कर दिया क्योंकि ये किलो जूल में, तो इसको भी हम किस में चाहते हैं, किलो जूल में। क्लियर है एकदम, पक्का। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया, नेक्स्ट हेडिंग लगा लें, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब देखो ये कैसे डिफाइंड है, अमाउंट ऑफ हीट absorbed or released when 1 mole of a compound is combusted completely in excess of एयर लिख ले या एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लिख ले। हीट एंथैल्पी ऑफ कंबशन, सिंबल बन जाएगा डेल्टा HC। ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड या एब्सॉर्ब्ड। जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज कंबस्टेड, वैसे एब्सॉर्ब यहां से हटा दो, इट इज ऑलवेज रिलीज्ड, ऑलवेज अमाउंट ऑफ हीट इज ऑलवेज रिलीज्ड। जब भी कोई चीज बर्न करती है, द अमाउंट ऑफ हीट इज ऑलवेज रिलीज्ड। हमेशा डेल्टा HC कैसा होता है, ऑल द टाइम डेल्टा HC इज नेगेटिव। अब ये भी आपको MCQ में मिल सकता है, 4 ऑप्शन में, है ना। हीट ऑफ कंबशन क्या होगा, हमेशा लेस देन 0 होगा। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, ये भी किसके लिए डिफाइंड है, 1 मोल। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितने मोल के लिए थी, 1 मोल। कंबशन भी 1 मोल के लिए, कंप्लीटली इन एक्सेस ऑफ एयर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका हम, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल हम लेके आए हैं। एंथैल्पी का एग्जांपल है CH4 गैसियस प्लस 2O2 गैसियस गिव्स CO2 गैसियस प्लस 2H2O लिक्विड, और डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन एज -890 किलो जूल्स। तो वैल्यूज में थोड़ी चेंज कर लेता हूं आसपास, है ना, अप्रॉक्स वैल्यू -890 किलो जूल। अब ये एक रिएक्शन है, इसका डेल्टा H है। क्या इस रिएक्शन में 1 मोल मीथेन का कंबशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मतलब इस रिएक्शन की ही हीट को, इस रिएक्शन की हीट को डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन कैन आल्सो बी कॉल्ड डेल्टा H ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, क्योंकि कितना मीथेन है, 1 मोल ऑफ मीथेन। तो 1 मोल कंपाउंड के जलने पे जितनी हीट निकलती है उसी को हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं। चलो एक क्वेश्चन आप बताओ मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं, मिटा दें। फाइंड द एंथैल्पी ऑफ कंबशन
Find the enthalpy of combustion of ethane. Find delta HC of ethane C2H6 और रिएक्शन में दे रहा हूं आपको चलिए किलो कैलोरी, इट्स नॉट जूल, इट्स किलो कैलोरी, ठीक है। वैल्यू में क्या रखा है, आपको तो कंसेप्ट समझना है। अब बताओ क्या यही एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन होगा? नहीं, क्योंकि यहां कितने मोल हैं? 2 मोल ऑफ इथेन है। तो 2 मोल ऑफ इथेन को पूरी तरह से कंबशन के लिए कितनी हीट चाहिए? 750। हमें किसके लिए चाहिए? 1 मोल इथेन के लिए। तो बच्चों 1 मोल इथेन के लिए कितना हो जाएगा? डेल्टा HC। 2 मोल के लिए इतना, तो 1 मोल के लिए -750 किलो कैलोरी डिवाइड बाय 2। क्या ये कंबशन वाली इक्वेशन है जिससे हम हीट ऑफ कंबशन निकाल सकें? नहीं, ये हीट ऑफ कंबशन की इक्वेशन नहीं है। हीट ऑफ कंबशन की इक्वेशन चाहिए तो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो। इसके हीट ऑफ कंबशन की इक्वेशन ये बनेगी C2H6 plus 7/2 O2 gives 2 CO2 plus 3 H2O। ये हुई इसकी इक्वेशन फॉर कंबशन। कोई कहे इक्वेशन फॉर कंबशन, ऐसी इक्वेशन लिखो जिसमें 1 मोल रिएक्टेंट का कंबशन हो। इस रिएक्शन की जो हीट होगी डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन, दैट विल बी द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन। क्लियर? एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी क्लियर हो गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी क्लियर हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट एक छोटी सी हेडिंग लगा लो, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू। ये आपको आइडिया देता है विच फ्यूल इज बेटर। अब बेटर इन द सेंस एनवायरमेंट नहीं, विच फ्यूल इज बेटर किस सेंस में? इन सेंस ऑफ एनर्जी, कि कौन ज्यादा एनर्जी दे सकता है। विच फ्यूल कैन गिव मोर एनर्जी, बस इस सेंस में। हम यहां पे आपको 2 डेटा देते हैं। डेल्टा H ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन CH4 हमें दे दिया, मान लो माइनस करीब करीब ले लेते हैं 900 किलो जूल अप्रोक्सीमेटली। एंड डेल्टा H कंबशन ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन इज C4H10 and this is -3000 kilojoule per mole and this is also per mole, कि 1 मोल मीथेन जब बर्न करेगा तो इतना मिलेगा 1 मोल मीथेन। कौन सा ज्यादा बेटर फ्यूल है या किससे ज्यादा एनर्जी निकल रही है? तो पहला आंसर होगा हमारा ब्यूटेन, क्योंकि ब्यूटेन से दिख रहा है ज्यादा एनर्जी निकल रही है। पर देखो एक बात सुनो, ऐसे दिखाते हैं 1, तो कंपैरिजन देखो कहां से, मतलब क्यों आई है कैलोरीफिक वैल्यू वाली टर्म। 1 mole of C4H10 that is butane gives -3000 kilojoules of energy। 1 mole butane का मास कितना है? कार्बन का मास 12 है ना, कार्बन का मास 12 और 4 यानी 48, हाइड्रोजन का मास 1 और 10 यानी 58, यानी 58 ग्राम ब्यूटेन से एनर्जी मिल रही है आपको -3000 किलो जूल। तो 1 ग्राम ब्यूटेन से कितनी एनर्जी मिलेगी? -3000 डिवाइडेड बाई 58। यस और नो? 1 ग्राम ब्यूटेन से कितनी एनर्जी मिलेगी, हम ये निकालना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए माइनस स्टार्ट कर लें, अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा 6 5 30। तो -500 किलो जूल की एनर्जी मिल रही है 1 ग्राम ब्यूटेन से। जरा मीथेन पे 1 मोल मीथेन से कितनी एनर्जी निकल रही? -900 किलो जूल। 1 मोल मीथेन मतलब 12 इसका मास 4 इसका, 16 ग्राम मीथेन से एनर्जी मिल रही -900 किलो जूल। तो 1 ग्राम मीथेन से कितनी एनर्जी मिलेगी? -900 बटे 16 कितना हो जाएगा? बिंगरे बिंग बुंगा 2 8 16 4 सकते 4 4 16 4 2 4 4 4 4 2 8 10
4 2 जा 8 20 4 5 जा 20 4 5 जा 20 25 4 6 जा 24 4 6 जा 24 और 10 4 2 जा 8 माइनस 562 किलो जूल। 1 ग्राम मीथेन से कितनी एनर्जी निकलती है? माइनस 562 किलो जूल। 1 ग्राम ब्यूटेन से कितनी निकल रही है? माइनस 500 किलो जूल। अब बताओ कौन सा अच्छा फ्यूल है? अब बताओ कौन सा अच्छा फ्यूल है? मीथेन। भाई जब हम तेल भरवाते हैं तो हम बोलते हैं ना 1 लीटर डाल दो, 1 मोल तो नहीं डलवाते हैं, मास या वॉल्यूम से मेजर करते हैं ना। हम भाई कोई भी चीज खरीद के लाते हैं, हमें कोयला दे दो, है ना, हमें 100 ग्राम कोयला दे दो, तो हम ग्राम में मेजर करेंगे ना, कौन ज्यादा एनर्जी दे रहा, मोल में थोड़ी ना करेंगे, है कि नहीं। ब्यूटेन भारी है भाई, ज्यादा मास है उसके पास तो ज्यादा एनर्जी दे रहा है, तो उससे अच्छा फ्यूल नहीं होगा। अच्छा फ्यूल देखेंगे कि पर ग्राम कौन ज्यादा एनर्जी दे रहा, व्हाट आई से, पर ग्राम कौन ज्यादा अच्छी एनर्जी दे रहा। और इसीलिए कैलोरीफिक वैल्यू भाई, कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला है डेल्टा एच ऑफ कंबशन। डेल्टा एच ऑफ कंबशन कितने मोल के लिए होता है? 1 मोल, 1 मोल के लिए हमें पर ग्राम चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू है क्या? कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, amount of energy released by 1 gram fuel, by 1 gram fuel, 1 ग्राम फ्यूल से। तो यार कैलोरीफिक में डेल्टा HC डिवाइड बाय मोलर मास, डिवाइड बाय मोलर मास। क्यों? ये तो क्या तुमने देखो ना, हीट ऑफ कंबशन को मीथेन के मोलर मास से डिवाइड किया, आपको मिल गया 1 ग्राम मीथेन से कितनी एनर्जी। यहां पे भी आपने ये किया, ये क्या थी? हीट ऑफ कंबशन डेल्टा एच से। आपको चाहिए था 1 ग्राम ब्यूटेन से कितनी एनर्जी निकलेगी, आपने इसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया। सो हीट ऑफ कंबशन कितने मोल के लिए होती है? 1 मोल के लिए। 1 मोल का मास कितना होता है? मोलर मास। तो मोलर मास से इतनी हीट, तो 1 ग्राम से कितनी हीट डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्लियर है? सो दिस इज कैलोरीफिक वैल्यू और इसके बेसिस पे जज करिएगा। अब क्लियर है? आपसे कहता है विच इज बेटर फ्यूल एग्जाम में, तो आप क्या करोगे? हीट ऑफ कंबशन को मोलर मास से डिवाइड कर दोगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय 1 ग्राम फ्यूल। तो 1 ग्राम मीथेन की आपने एनर्जी कैसे निकाली? डेल्टा एच कंबशन को मोलर मास से डिवाइड करके। क्लियर? दिस वे यू कैन डिसाइड व्हिच इज बेटर फ्यूल। जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू की हाई, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई, दैट इज अ बेटर फ्यूल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। बाकी एनवायरनमेंट नुकसान कर सकता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये था बच्चों हीट ऑफ कंबशन, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट हीट होती हैं, ठीक है। आपको बेसिकली HP माइनस HR याद रखना है। ये याद रखना है हीट ऑफ कंबशन 1 मोल के लिए है, ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन भी 1 मोल के लिए। एक और क्वेश्चन करा दें हीट ऑफ कंबशन पे, एक और सवाल कर दो, एक अच्छा सवाल है हीट ऑफ कंबशन का, हम लेके आए हैं। थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर है ना, हम क्या करें यार, हमने थोड़ी ना बनाया है, हमें तो पढ़ाना है। तुम्हें बोर लग रहा है तुम सो जाओ, मना करना किया हमने। देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, द हीट ऑफ फॉर्मेशन, द डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑफ H2O लिक्विड, बाकी दोनों गैस गैस, इज गिवन। मीथेन का हमें दिया है, इस बार मीथेन का दे रहा है, किसी और स्टेटमेंट तो दे रहा है कि -76.2 है, तो -80 ले लेते हैं अपन भाई, -80 किलो जूल पर मोल होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का दे रहा है -400 किलो जूल पर मोल, अप्रॉक्स वैल्यू लिख रहा हूं। वाटर का दे रहा है -300 किलो जूल पर मोल, अप्रॉक्स वैल्यू लेगा मैं इसकी। हमसे क्या रहा, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व, ट्राई करिए, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व, अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व बाय बर्निंग 1 decimeter cube, by burning 1 meter cube of methane under normal conditions, under normal conditions। और मीथेन की इक्वेशन आपको ले देते हैं बनने की CH4 गैसियस
plus 2O2 gaseous gives CO2 gaseous plus 2 moles of H2O liquid। चलिए पॉज करके ट्राई करिए कैसे करेंगे, अप्रोच समझिए इसकी कम से कम। ट्राई करिए। अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व्ड बाय बर्निंग 1 मीटर क्यूब ऑफ मीथेन अंडर नॉर्मल कंडीशंस, और हमको ये इंफॉर्मेशन दी है डेल्टा H फॉर्मेशन की। क्लियर? क्या ये हीट ऑफ कंबशन की इक्वेशन है? बिल्कुल है, 1 मोल मीथेन के लिए। सो वी कैन से दिस इज द इक्वेशन फॉर हीट ऑफ कंबशन। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ या ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। यानी यहां से हमें ये पता चलेगा कि 1 मोल मीथेन के बर्न होने से कितनी हीट निकलती है। कैन वी फाइंड डेल्टा HC? क्या इस रिएक्शन की जो हीट है, क्या इस रिएक्शन की जो हीट है वही डेल्टा H कंबशन है मीथेन का? द आंसर इज यस और नो। यस, जो इस रिएक्शन की हीट होगी वही हीट ऑफ कंबशन मीथेन का है। इस रिएक्शन की हीट Hp माइनस HR, यानी प्रोडक्ट की हीट और रिएक्टेंट की हीट। मैंने बोला किसी भी रिएक्शन का डेल्टा H निकालना है, किसी भी रिएक्शन का डेल्टा H निकालना है, तो आप क्या करो, प्रोडक्ट की हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट की हीट ऑफ फॉर्मेशन। इतनी बात क्लियर है? ये Hp माइनस HR में कौन सी हीट रखते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो प्रोडक्ट की रखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस 400 प्लस वाटर की 2 टाइम्स लिखेंगे, ये 2 मोल है, ऑफ माइनस 300 माइनस रिएक्टेंट की मीथेन की दी है माइनस 80, और बच्चों ऑक्सीजन की हीट ऑफ रिएक्शन कितनी लेनी है हमको? 0। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 0। सो यहां से विल गेट व्हाट? माइनस 400 माइनस 600 माइनस 1000 प्लस 80, यानी माइनस 920 किलो जूल। माइनस 1000 प्लस 80 माइनस 920 किलो जूल। जो इस रिएक्शन की हीट है वही डेल्टा H कंबशन है। ठीक, हमसे पूछ रहा है 1 मीटर क्यूब ऑफ मीथेन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। यहां तक नोट कर लिया? पक्का समझ में आया? ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन को लेते हैं जब भी डेल्टा H निकालते हैं, तो हमें पता चला कि 1 मोल मीथेन से हीट कितनी निकल रही है? माइनस कितनी? करीब 920 किलो जूल, करीब करीब। अच्छा, अंडर नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशंस मतलब STP या NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। एट NTP 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, एट NTP 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस का कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर। नॉर्मल कंडीशन इसलिए तो बोला है, यानी 22.4 लीटर मीथेन से कितनी एनर्जी निकल रही? माइनस 920 किलो जूल। सही है। अब 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होता है? 1 लीटर में होता है 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब बड़ी यूनिट है। सो 22.4 into 10 to the power minus 3 meter cube of methane gives minus 920 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। माइनस मतलब हीट निकल रही है। अब आपसे किसके लिए पूछा है? 1 मीटर क्यूब के लिए। हो जाएगा यूनिटरी मेथड से। आपको समझ में आ गया? इतने मीटर क्यूब से इतनी एनर्जी, तो 1 मीटर क्यूब के लिए यू कैन अप्लाई यूनिटरी मेथड फॉर 1 मीटर क्यूब। व्हाट विल यू राइट? 920 किलो जूल्स डिवाइड बाय 22.4 into 10 power minus 3। इतनी किलो जूल्स ऑफ हीट निकल रही है फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ मीथेन। क्लियर है एकदम? आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए तो बच्चों इस टॉपिक को हम एंड करते हैं। अगला टॉपिक हमारा हेस लॉ होगा। सोचा तो था हेस लॉ इस वीडियो में करा देंगे, पर हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी वीडियो की लेंथ काफी हो गई है। और धीमे धीमे इस वीडियो को मेरे ख्याल से 1-2 बार तो देख लीजिए, थोड़ा क्लियर हो जाए। बेसिकली आप ज्यादा चीजें इसमें से ग्रास मत करिए, बस ये समझ लीजिए हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, किसका डेल्टा H 0 होता है, रिएक्शन का डेल्टा H Hp माइनस HR में किसकी हीट रखते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन रखते हैं। ठीक है। हीट ऑफ कंबशन 1 मोल के लिए डिफाइंड है, हीट ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल के लिए। जैसे और भी एंथैल्पी है, जैसे एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज, एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज बहुत सिंपल है। मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं। जैसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की बात कर लें, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यानी जब कोई सब्सटेंस अपनी लिक्विड स्टेट से अपनी सॉलिड स्टेट पे आए उस टाइम, अब लिक्विड से सॉलिड में क्या होता है? हीट क्या होती है? इवॉल्व होती है। इस टाइम इस रिएक्शन का जो डेल्टा HR होगा, है ना, डेफिनेटली हीट इवॉल्व होगी। दैट विल बी द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ दैट सब्सटेंस। और सब्सटेंस कितना होना चाहिए हमारे पास? दैट सब्सटेंस शुड बी कितनी क्वांटिटी हो? 1 मोल। क्लियर? जैसे हम बोले H2O अपनी लिक्विड स्टेट से
H2O अपनी सॉलिड स्टेट दैट इज आइस में चला गया, तो हीट इवॉल्व होगी। इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा H होगा, फॉर एग्जांपल शायद इसका डेल्टा H हमारे पास लिखा हुआ है, वी हैव गॉट दिस वैल्यू, तो उसको लिख लेते हैं, थोड़ा अप्रॉक्स कम से कम वैल्यू लिखी रहती है, थोड़ा बढ़िया लगता है ना देखने में। हाँ सर फील आता है, फील है ना। तो H2O लिक्विड से H2O सॉलिड हमको दिया है -1.44 किलो जूल्स, आई थिंक ये किलो कैलोरी है, -1.44 किलो कैलोरी, -1.44 किलो कैलोरी। इतनी हीट इवॉल्व किसके लिए? 1 मोल वाटर के लिए। कौन सा प्रोसेस हो रहा है ये? फ्रीजिंग का या फ्यूजन का। तो इसको हम बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्लियर? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किसकी है? ये वाटर की। इसी तरह से बच्चों हम ले सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्रीजिंग हो गई। अब मेल्टिंग भी कर सकते हो, जैसे मान लो हम ये लिखते हैं H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, बकवास टॉपिक है ना। ये क्या हो गया? मेल्टिंग। इस रिएक्शन का डेल्टा H कितना हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, रिएक्शन पलट जाता है तो एंथैल्पी पलट जाती है, ये भी समझो, ठीक है। अगर आप इस रिएक्शन को उल्टा लिखते हो तो एंथैल्पी आप साइन चेंज कर देना। इस तरफ हीट रिलीज हुई थी, अब सॉलिड से लिक्विड, आइस से वाटर, आइस से वाटर बनाओगे तो हीट देनी पड़ेगी ना, एंडोथर्मिक, तो प्लस 1.44 किलो कैलोरी। ये क्या हो गया? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये भी है, ये किसके सेंस में? एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग बोल सकते हो। किसकी लिखोगे? आइस की। ये एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग हो गई, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग बोल, फ्यूजन है, दोनों ही फ्यूजन है, बट ये फ्रीजिंग हो गई किसकी? वाटर की। क्लियर हो रहा है? इस तरह से हम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, क्लियर हो रही है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन लिख सकते हैं कि नहीं? कर ले, कर दें, चलो कर लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ, और कितने मोल होने चाहिए? 1 मोल, मतलब फेज चेंज की बता रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। जैसे मान लो हमसे बोला हमारे पास वाटर है और वाटर से हमारे पास वाटर वेपर बन गया, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस हो गया? वेपराइजेशन या बॉइलिंग, ठीक है। H2O लिक्विड 1 मोल, H2O गैसियस 1 मोल। अब इस रिएक्शन में जितना डेल्टा H देना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा? देना पड़ेगा, लिक्विड को हीट करना पड़ेगा, बॉईल करना पड़ेगा। सो हमको डेल्टा H दिया है प्लस 105 किलो कैलोरी, 10.5%। वैल्यू से क्या फर्क पड़ता है? अपने को फील चाहिए, फील चाहिए भैया। 10.5 किलो कैलोरी, मतलब इतनी हीट देंगे तो 1 मोल लिक्विड से 1 मोल, सॉरी वाटर से 1 मोल वाटर वेपर बनेगा। इसको हम बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर या एंथैल्पी ऑफ बॉइलिंग ऑफ वाटर प्लस 10.5 किलो कैलोरी। समझ में आ रहा है? इसी को उल्टा लिख दें, ये बॉइलिंग का प्रोसेस हुआ, इसी को उल्टा लिख दें। H2O गैसियस से हम बना लें H2O लिक्विड, ये क्या हो रहा? कंडेंसेशन। हम पूछें इसकी एंथैल्पी कितनी है तो आप बता लोगे, उस प्रोसेस की उल्टा -10.5 किलो कैलोरी। भाई वेपर से लिक्विड पे आओगे तो हीट रिलीज होगी ना, कंडेंसेशन, हीट रिलीज होगी तब लिक्विड बनेगा, तो रिलीज हो रही है। व्हाट इज दिस? एंथैल्पी ऑफ, व्हाट यू कैन से वेपराइजेशन भी बोल सकते हो, बट एक्चुअली क्या है? कंडेंसेशन। किसका? H2O गैसियस का। क्लियर हो रहा है? इसी तरह से एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, लास्ट टॉपिक, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है बच्चों? जब कोई चीज अपनी सॉलिड स्टेट से सीधा वेपर स्टेट में चली जाए। डेल्टा H कैसा होगा इसका? पॉजिटिव होगा, हीट रिक्वायर्ड होगी। कितना होना चाहिए सॉलिड? 1 मोल। एक और बात बताई जाती है दैट एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ, देखो सॉलिड से वेपर में जाना है, कैसे कैसे जाओगे? सॉलिड से पहले जाओगे लिक्विड में, फिर लिक्विड से जाओगे गैसियस में। सॉलिड से लिक्विड जाने का मतलब एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, यस और नो? फ्यूजन में भी कौन सी? मेल्टिंग वाली, पॉजिटिव, यस और नो? सॉलिड से लिक्विड गए, फिर लिक्विड से वेपर गए, प्लस लगाया,
लिक्विड से वेपर जाने का मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन या बॉइलिंग भी बोल सकते हैं। तो एक बात ये भी होती है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इन दोनों का सम होता है, और यही है बच्चों द बिगिनिंग ऑफ हेस लॉ। यही है द बिगिनिंग ऑफ हेस लॉ। अगर कोई एक रिएक्शन 2 स्टेप्स में हुआ हो और उन 2 स्टेप की हीट को हम जोड़ दें तो हमें उस रिएक्शन की हीट मिल जाएगी। अगर कोई एक रिएक्शन 2 स्टेप में हुआ हो, उन 2 स्टेप की एंथैल्पी को हम जोड़ दें तो हमें एंथैल्पी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन मिल जाएगी। यही है हेस लॉ। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। सो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।